गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले क्लास में हम आप लोग को एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो बतलाए थे वही अब आज आगे बढ़ रहे हैं। पेज 36 हुआ था। 36 में जो क्वेश्चन आंसर 1 to 5 क्वेश्चन आंसर वो मैं आप लोग को करवा दी थी, है ना। 4th क्वेश्चन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है ना। अभी तक तुम लोग ये जानते हैं परमाणु को न तोड़ा जाता है, न जुड़ाता है, न सृजन होता है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा। परमाणु यानी कि एटम, है ना। तो एटम क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं एक कई कमरों के समूह से एक इमारत बनती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बे यानी कि एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? वह रेत का छोटा सा कण होता है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उनसे भी ये छोटे होते हैं। और लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक सजा के रखा जाता है तो बड़ी कठिनाई से वो एक कागज की शीट जितनी मोटी परत बनेगी। मतलब कि परमाणु इतना छोटा है कि लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर उसको सेट करके रखेंगे तब वो कॉपी की जो एक पेज की जो शीट की जो परत होती है वहां तक होगी, है ना। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी कि एनएम में मापा जाता है। नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ एनएम नैनोमीटर। ठीक है। तो आज परमाणु कितना क्या उसका साइज है सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में उदाहरण जैसे 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु 10⁻⁻, जल अणु 10⁻⁻8, हीमोग्लोबिन अणु 10⁻⁻4, रेत कण 10⁻⁻2, चींटी और 10⁻⁻1 तरबूज। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। जैसे इकाई है ना, जैसे कि सभी सजीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह ये हमारा परमाणु है। परमाणु पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। परमाणु के बिना कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता है। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं लेकिन परमाणु विद्यमान है। प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, है ना। तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं जिनमें के उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। सिलिकॉन जो है पदार्थ उसके सतह का प्रतिबिंब ये है सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? जो तत्व है उनका कुछ प्रतीक होता है जिससे कि हम बताते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है ना। तो उनका आधुनिक प्रतीक क्या है वो बता रहे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग
तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। क्या हुआ? डाल्टन उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, किसी भी तत्व के प्रतीक का, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, है ना। तो किसी भी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात वह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था, है ना। तत्वों का जो नाम दिया गया, तत्वों के नामों को एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता था। बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, शीशा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और पारा डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक, है ना। ये डाल्टन द्वारा कुछ नमूना है तत्वों के प्रतीकों की। ऐसा जब चित्र रहेगा तो समझिए कि सल्फर है, ऐसा रहेगा तो समझिए कि कॉपर है ना। तो डाल्टन का ये प्रतीक, जब ये डिजाइन का रहेगा तो सोचेंगे पारा है, ऐसा हो गया सिल्वर, ये हो गया आयरन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रतीक है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की अभिव्यक्ति उन स्थानों के नामों से की गई थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जहां वो सर्वप्रथम पाए गए थे उसका नाम, उसी के हिसाब से तत्व का नाम रख दिया गया। जैसे कि कॉपर, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, साइप्रस से उत्पन्न हुआ कॉपर का नाम। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से दिया गया कि उनका रंग कैसा है। तो कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पीला। गोल्ड का, स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड का नाम ऐसा रखा, अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तत्वों के प्रतीक को क्या किया गया है, अंग्रेजी के लेटर का नाम दिया गया है एक या दो, है ना। एक या दो अक्षरों से बना हुआ रहता है तत्वों का नाम। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा रहता है, बड़े अक्षर, फिर दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है H, एल्यूमिनियम है Al, हाइड्रोजन है H, एल्यूमिनियम Al, डकी Al। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, A नहीं, ये है छोटा।
छोटा ए। उसी तरह कोबाल्ट में सी बड़ा है और ओ छोटा है ना। ये दोनों बड़ा है वैसा नहीं, सी बड़ा है और सी ओ छोटा है। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे हम किसी तत्व को कैसे इंगित करते हैं, कैसे हम बतलाते हैं, इसका नाम कैसे रखते हैं, वो चीज हम लोग अभी पहचाने कि कैपिटल अक्षर से हम लोग लिखते हैं, कैपिटल स्टार्टिंग रहता है कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद वाला लेटर स्मॉल लेटर रहता है। और जो एक ही अक्षर का है, एक ही डिजिट का है, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है एच है, ऑक्सीजन ओ है, नाइट्रोजन एन है ना। तो वो एक ही लेटर से रहता है। कुछ कुछ वर्ड जो है जिसमें कि दो लेटर रहता है, एक छोटा अक्षर होगा बाद में और पहले में बड़ा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे तत्वों का नाम रखा गया है और कैसे लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर 38। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी को एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन, उदाहरण के लिए क्लोरीन Cl और जिंक जिंक Zn। तो उदाहरण में हमारा क्लोरीन Cl और जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मनी या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए लौ हो गया आयरन, तो आयरन का प्रतीक है Fe, जो लैटिन भाषा में फेरम से उत्पन्न किया गया है। फेरम, लैटिन भाषा में आयरन के शून्य को फेरम नाम दिया है ना। तो उसमें केमिस्ट्री, तो उसमें क्या कि लैटिन भाषा फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। और लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं और वैज्ञानिक भाषा में एफी और फेरम। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक भी Na है। सोडियम का एस होना चाहिए एस, लेकिन नहीं, सोडियम का प्रतीक है Na तथा पोटेशियम का है के। कुछ शब्द है, कुछ ऐसे तत्व है जिनका नाम से उनका वो प्रतीक नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे आयरन का हो गया Fe, सोडियम का हो गया Na और पोटेशियम का हो गया के। तो सोडियम पोटेशियम का प्रतीक Na और के क्रमशः लैटिन भाषाओं में नेट्रियम और कैलियम उत्पन्न हुआ। मतलब कि सोडियम जो है वह नेट्रियम और एंड कैलियम से उत्पन्न हुआ है। कौन? Na और पोटेशियम। समझे? Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः और नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न हुआ है। कैलियम के और उसका तत्व है पोटेशियम और नेट्रियम हो गया Na, उससे है सोडियम। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, सोडियम पोटेशियम। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है ना। प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर है 3.1 में कुछ तत्वों के नाम दिया और उसका प्रतीक क्या है। देखिए एल्यूमिनियम Al, A बड़ा है L छोटा है। आर्गन A बड़ा है R छोटा है। बेरियम B बड़ा है A छोटा है। बोरॉन B बड़ा है। ब्रोमीन B बड़ा है R छोटा है। कैल्शियम C बड़ा है A छोटा है। कार्बन C बड़ा है। क्लोरीन C बड़ा है L छोटा है। कोबाल्ट में COBLT, कोबाल्ट क्या होता है? COBLT कोबाल्ट नाम होता है और इसको लिखते हैं CO। उसी तरह कॉपर है Cu, फ्लोरीन है F, गोल्ड है Au, हाइड्रोजन है H,
आयोडीन है एक आई, है ना। हाइड्रोजन है H और आयोडीन है आई से आयोडीन, Br से ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन F, ब्रोमीन Br और आयोडीन I। आयरन Fe, सीसा Pb, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन E, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन है Si, चांदी सिल्वर Ag, सोडियम Na, अभी बतला थोड़ी देर पहले, सोडियम Na कहलाता है नेट्रियम। क्यों कहलाया? नेट्रियम के चलते इसका नाम पड़ा है। नेट्रियम, नेट्रियम से हो गया सोडियम और सल्फर से S, यूरेनियम से U एंड जिंक का Zn। तो इतना तत्व का नाम तो आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार याद करने से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पढ़ते पढ़ते प्रश्न करते सब आपको अपने आप सब याद होता जाएगा, है ना, सब अपने आप याद हो जाए। तो इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बारी बारी उपयोग करते रहने से आप स्वतः इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। और भी जितना तत्व है उसको आराम से आप कर सकते हैं। पहले बड़ा अक्षर लिखिएगा, फिर छोटा अक्षर लिखिएगा, है ना, तो संकेत आराम से जाएगा। CO का उदाहरण लेते हैं। CO जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रायोगिक तौर पर ऑक्सीजन प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया है कि 3 kg कार्बन तथा 4 ग्राम 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ? CO, है ना। 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हुआ। ये भी कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हुआ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हुआ, संयुक्त होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो मान लें कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U, ये हो गया मात्रक, है ना, U, तथा ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं। शुरू में
हाँ, कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। U को यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू ही हम लोग लिखते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया, और वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई रूप में लिया। फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए, और वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वां भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया है ना। जब 1/16 भाग इकाई के रूप में लिया गया, इस दो कारण से इसे सुसंगत समझा गया। कैसे? पहला कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है ना। ऑक्सीजन जो है वह अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा ये है कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि कार्बन का 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ले लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं कि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, जैसे कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। कल्पना करो कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज
वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। तो 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई क्या? इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, तो 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष हो रहा है, सापेक्ष है ना। जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है कि फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है, फल द्रव्यमान इकाई में फल बेचता है। तो ये क्या कर रहा है? फल द्रव्यमान FMU है ना। तो ये देखिए फ्रूट्स है, उसको 12 पीस में काट दिया है, और A तरबूज, B 12 टुकड़े, C तरबूज का एक पीस 1/12वां भाग, और डी में जो तरबूज है उसमें है तरबूज के उसमें दिखला रहा है कि बी में तरबूज के 12 टुकड़े, और सी में है एक टुकड़ा तरबूज का 12वां भाग, है ना। सी में दिखला रहा है 1/12वां भाग, और डी में तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है ना। तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को किसी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणु द्रव्यमान उनके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसे सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हुए, हाइड्रोजन का एक है तत्व की जगह पर नाम दिया हुआ सबका, हाइड्रोजन के नीचे सारे तत्व का नाम, और परमाणु द्रव्यमान मास है ना, उनका मास कितना, द्रव्यमान कितना, उनका भार कितना, मास हो गया। तो हाइड्रोजन का एक ही है। कार्बन का 6 से 12 होता है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी संख्या है, और इधर 12 है परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का तो सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का हो गया 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन हो गया 16, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का मात्रा द्रव्यमान जो है वह हो गया 16, सोडियम का 23, सोडियम का 11 है, और हाँ 11 है, उसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, और एटॉमिक वेट है 23, है एटॉमिक मास है 23। मैग्नीशियम का है 24 परमाणु द्रव्यमान, इसका मैग्नीशियम का है 24, और लखवीर का है, सल्फर का है, मैग्नीशियम का है 24 और सल्फर का है 32, और क्लोरीन का है 35.5 और कैल्शियम का 40। ठीक है, इतना को थोड़ा याद कर लेना होगा, किसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोजन का फिक्स है 1 का 1,
कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन है 35.5 और कैल्शियम 40। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 39 हो गया। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, है ना। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांशतः तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रहते हैं। अधिकांशतः परमाणु के द्रव्यमान स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। पुंजित अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर, मैंने गुच्छा में होकर के पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं अथवा छू भी सकते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को वैसे कर सकते हैं, कार्बन गैस 12, कार्बन 12 है, उसका समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। कार्बन का 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान 1/12 के भाग के बराबर होती है। ठीक है। और कार्बन का उदाहरण से हम समझिए कि कार्बन 12 ये समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक परमाणु को द्वारा देखना क्यों संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि ये पदार्थ के कण परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग इसे देख नहीं पाते हैं, है ना। परमाणु का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। इससे नैनोमीटर में आता है। 1 nm बराबर 10⁻⁻m होती है। 1 nm = 10⁻⁹। इसी कारण इसे खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं पाते। हमको जब भी देखना होगा तो हम इसे खुली आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा। फिर है 3.3, अणु क्या यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है। साधारणतः अणु जैसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। रासायनिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उच्चतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह जाता है। तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है या परस्पर
आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व अर्थात यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित होते हैं, है ना। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर में जुड़ करके सहयोग करके क्रिया करके नए अणु निर्मित करते हैं, है ना। नए अणु अब है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब है तत्वों के अणु। तत्वों के अणु थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तत्वों के अणु किसी तत्व के एक अणु में एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होता है। आर्गन है, हीलियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हीलियम, है ना। तो पहले क्या करो, आर्गन, हीलियम और जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है ना। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बनता है, इसलिए इसे हम द्विपरमाणिक अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपरमाणुक अणु। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु सहयोग करते हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणु सहयोग करते हैं तो तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन का सूत्र है O3। ओजोन का सूत्र है, संरचना है O3। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। ठीक है, परस्पर सहयोग करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है और किसी अणु की संरचना होती है। है ना। 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करेंगे तब ओजोन प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का O हुआ, द्विपरमाणिक हुआ अणु, तो 2O2 हो जाएगा, 2 लग जाएगा और 2 ऑक्सीजन लग जाएगा और तीसरा ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हम इसे ओजोन कहते हैं। ये हो जाता है O3 को ओजोन कहते हैं। जिससे कि हमें ओजोन प्राप्त होता है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या कब अणु की परमाणुकता कहलाती है ना। बस आज यही तक हम रहने देते हैं, एक लाइन और बता करके यहाँ पर खत्म कर देते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरलता
अणुओं की सरल सरल संरचना नहीं होती है। ये किंतु उनके अणुओं से असेवित परस्पर बंधे होते हैं। कुछ तत्व के नाम नीचे दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग अणु क्या है इसको अच्छा से समझ लें। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आज यहीं तक रहते हैं। ऑक्सीजन O, द्विपरमाणु O2 और 3 परमाणु यानी कि ओजोन, उसको हम यहीं तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और आगे बताइए। तब तक के लिए छुट्टी। थैंक यू।